Hello everyone. Our today's topic of discussion is solubility. So, for example, let us take कि हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और उस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. H2O being a liquid, उसके पास लार्जर अमाउंट ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस रहे होंगे. अब जब हम इस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर किसी भी सॉलिड सल्यूट को ऐड करेंगे तो जो भी इस लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होंगे उन स्पेसेस के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सल्यूट जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएगा. यानी कि अब हमें एक ऐसी कंडीशन मिलेगी जिसमें सल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, जिसको हम डिफाइन कर देते हैं एक सॉल्यूशन. सो सॉल्युबिलिटी जो है वो एक प्रॉपर्टी है एक सॉल्यूशन की जो ये डिफाइन करती है कि कितने एक्सटेंड तक सल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो सकता है एक सॉल्वेंट के अंदर. So the extent to which a solute dissolves in the solvent is defined as the solubility. हर एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट की अपनी अलग सॉल्युबिलिटी होती है डिपेंडिंग अपॉन कि उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर कितने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम दो सॉल्वेंट्स की बात करते हैं, लेट अस टेक वाटर and the another solvent, let us take CCl4. Okay, now both these kind of solvent are different in nature if we look towards their structure. H2 can be represented like this, whereas CCl4 molecule can be represented like this. If we look over CCl4, so it is a non-polar solvent, whereas H2SO4 is defined as a polar solvent. Also, both of them are liquid. That means there is no difference in the densities. They both are liquids only. So the property to which we can define that how much solute is dissolved in a particular solvent to prepare a solution is defined as the solubility. Now the solute that we have can exist in any state. The solute can be in solid state, the solute can be in liquid state, or the solute can be in gaseous state. And the condition of the solvent, let us take, we have taken the solvent in the liquid state only. That means we're making a liquid solution using the three different conditions of the solute. So let us take the case number 1 where we have a solute in solid state. Okay, so similarly the solution will be prepared. That means the solvent intermolecular spaces will be occupied by the solute molecules and we will get a solution. Now let us take, we have taken a glass of water again, and in this glass of water we have mixed 1 tablespoon of sugar. हमने इस water के अंदर 1 tablespoon sugar को add कर दिया. Clearly हमें एक ऐसा solution मिलेगा जिसके अंदर sugar भी रहा होगा और जिसके अंदर वाटर भी रहा होगा, और हम शुगर को इस सॉल्यूशन या इस बीकर में देखकर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. बट अगर हम इसी अमाउंट को इंक्रीज करते रहेंगे, सपोज कीजिए नाउ वी हैव एडेड अराउंड 5 टेबलस्पून, फिर हमने और एक्सटेंड कर दिया है उसमें और 10 स्पून्स ऑफ शुगर ऐड कर दी. अब क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर शुगर हम एज अ सल्यूट ऐड करते जा रहे हैं सोल्यूशन में, वो नीचे एक्यूमुलेट होती रहेगी.
और ये एक्यूमुलेटेड शुगर जो है वो हमें क्लियरली विजिबल भी रही होगी। यानी कि एक सोल्यूशन के एक ऐसे एक्सटेंट से जहां पर सल्यूट जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं था, हम एक ऐसी स्टेट पे जा रहे हैं जहां पे हमें सल्यूट जो है वो विजिबल हो रहा है। सो जिस स्टेट में सल्यूट जो है वो क्लियरली डिसॉल्व हो रहा है, यानी कि सल्यूट जो है दैट इज सॉल्यूबल, और वो सॉल्यूबल होने की वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा है सॉल्यूशन के अंदर, उसी स्टेट को हम डिफाइन करते हैं सैचुरेटेड स्टेट, अनसैचुरेटेड स्टेट। जबकि एक ऐसी स्टेट जिसमें सल्यूट जो है वो नो मोर डिसॉल्व हो पाता है, यानी नो मोर सोल्यूबल है सॉल्यूशन के अंदर, उसी स्टेट को हम डिफाइन करते हैं अनसैचुरेटेड स्टेट। Okay, so this is the first case that we have talked about where solute is in the solid state, और अब हम उसको एक unsaturated state से एक saturated state की तरफ लेकर जा रहे हैं, जहां पर हम एक ऐसी situation पे आ गए हैं जब हम और amount of solute को dissolve नहीं कर सकते। Point जो हमारे पास next discussion का है कि इस particular solution को कौन कौन से factors जो हैं वो affect करेंगे, यानी factors affecting the solubility of solute, that is of the solid solute, ठीक है, that is factors affecting the solubility of a solute. So first factor is the very important factor, and that factor is the temperature. Temperature is a very important factor, and it will help us define, or it will help us explain the so we have a state that we have discussed on the previous slide, that is the saturated state. Okay, saturated state, that means a state where no more solute is dissolved in the solution. Now what happens over this particular state? You have added solute into this particular solution. This green color represents the solute, whereas the liquid or the solvent is represented by the yellow color. That means the solution is intact with the solute as well as the solvent. Now what happens is that when we are increasing the temperature, that means when we are heating this particular solution, what will happen is that your intermolecular spaces tend to increase. The particles of the solute and the solvent gets heated, and due to the heating they get an kinetic energy, and with that kinetic energy they move from their respective places, and if there is movement the intermolecular spaces tend to increase. The intermolecular spaces in the solution increases. Now from a saturated state we have arrived to a state that is unsaturated, and at this particular state a more amount of solute can be added. So we can clearly summarize this particular point as that on increasing the temperature, of a solution, the solubility increases. That means we can dissolve more and more amount of solute into a particular solution. So the first factor that we have clearly explained is the temperature. The another factor that
affects the solubility is your nature of solute. That means the kind of solute that we have used to prepare a particular solution. So in the kind or in the types, we can clearly define two types. One is a volatile solute, while the another is defined as a non-volatile solute. So एक volatile solute वो solute होता है जो easily vaporize करते हैं, यानी कि जो क्लियरली लिक्विड स्टेट की कन्वर्जन को स्किप करके वेपर्स में फॉर्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज अ वोलेटाइल सॉल्यूट. और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो होता है जो वेपराइज नहीं करता. ओके, सो नाउ वी प्रिपेयरिंग अ लिक्विड सॉल्यूशन. सो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा कि हमने कोई भी लिक्विड को ऐड किया है और इस लिक्विड के साथ हमने एक वोलेटाइल सॉल्वेंट को ऐड कर दिया है. वोलेटाइल सॉल्वेंट वी आर सब्सक्रिप्टिंग एज VS. ओके, सो वोलेटाइल सॉल्यूट जब हमने ये सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया है, होगा क्या कि जब हम इसको हीट करेंगे, जब इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हीट किया जाएगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास वाटर और वोलेटाइल सॉल्यूट दोनों ही वेपोराइज कर जाएंगे, क्योंकि दोनों ही अपनी लिक्विड स्टेट्स में प्रेजेंट है. लिक्विड स्टेट्स में प्रेजेंट है तो वो इजीली वेपोराइज कर देंगे और वेपर्स फॉर्म करते हैं. सो वेपर्स फॉर्म करने से क्या होगा कि वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा. नाउ व्हाट इज वेपर प्रेशर? सो अगर हमने एक कंटेनर को क्लोज कर दिया है और उसके अंदर एक लिक्विड को डाल दिया है, उस लिक्विड को हीट करने पर क्या होगा कि सारे के सारे वेपर्स जो हैं लिक्विड के, वो इस कंटेनर के टॉप पे यानी इस कंटेनर के लिड पे आके इकट्ठे हो जाएंगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे या उस पर्टिकुलर लिड पे एक प्रेशर क्रिएट होगा बाय दी वेपर्स, और उसी प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर. सो सेम कंडीशन या सेम पॉइंट हमने इस पर्टिकुलर वोलेटाइल सॉल्यूशन यानी वोलेटाइल सॉल्यूट और वाटर को ऐड करके जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसके लिए हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ये कहा कि अगर हम इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं हमारे, वो सभी लिक्विड स्टेट में है, वो इजीली वेपराइज कर जाएंगे. और वेपराइज होने से क्या होगा कि वेपर प्रेशर जो है वो हमारे पास वो बहुत ज्यादा रहेगा. ठीक है, और वेपर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि आपका लिक्विड जो है वो इजीली वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट कर पाएगा. वहीं पे अगर सपोज कीजिए हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है, अब इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को जब हम हीट करेंगे, सो होगा क्या कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का नेचर होता है जो वेपोराइज ना करे. सो वो एक बैरियर क्रिएट करेगा हमारे H2O के लिए. H2O के वेपर्स को इवेपोरेट होने या वेपोराइज होने या एस्केप आउट होने के लिए वो एक बैरियर का काम करेगा, एक हिंड्रेंस का काम करेगा. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विल क्रिएट a barrier for the H2O molecules to escape. यानी H2O को वो आसानी से एस्केप आउट नहीं होने देगा. एस्केप आउट होने का मतलब है कि H2O के मॉलिक्यूल्स को वो लिड के ऊपर आने नहीं देगा. लिड मीनिंग कि इस पर्टिकुलर सरफेस पे वो उसको एक्यूमुलेट नहीं होने देगा, क्योंकि जो सॉल्यूट है हमारे पास नॉन वोलेटाइल, उसी ने इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो रिसाइड कर रहा. तो H2O जो है वो इस पर्टिकुलर सरफेस पे नहीं आ पाएगा, और जब वो सरफेस पे नहीं आ पाएगा तो वेपर प्रेशर जो है दैट विल बी लो. और वेपर प्रेशर जो है वो हमारे पास काफी कम आ जाएगा. सो हमारे पास दो कंडीशंस हमने स्टडी करी. एक थी वोलेटाइल सॉल्यूट की. वोलेटाइल सॉल्यूट वो सॉल्यूट होता है जो वेपोराइज हो जाए,
और अगर वो वेपराइज हो जाएगा तो वो वेपर प्रेशर यानी सरफेस के ऊपर प्रेशर जो है वो इजीली बना पाएगा। जबकि अगर हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करें तो उसका नेचर ऐसा होता है कि वो वेपर्स फॉर्म नहीं करेगा, और अगर वो वेपर्स फॉर्म नहीं करेगा तो वेपर प्रेशर भी बनेगा नहीं। सो दीज वर द टू factors that affect the solubility of a solid in a solution. The another case is where we are talking about the solute is in your gaseous state and you are dissolving it in a liquid. Okay, so you have the solute in the gaseous state and you are dissolving it in liquid. Okay, so हम सभी जो है वो काफी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम बहुत करते हैं. Every one of you must be drinking any kind of aerated drinks. If I may be more precise, तो aerated drinks होती हैं. Aerated drinks मतलब जिनके अंदर कोई ना कोई गैस डिजोल्व होती है, उनका ही नाम होता है एरेटेड ड्रिंक्स. जैसे कि हम पेप्सी पीते हैं, मिरिंडा है, तो ये अलग अलग तरीके की एरेटेड ड्रिंक्स होती है. ठीक है. अब होता क्या है इन सब ड्रिंक्स के अंदर कि आप मार्केट से एक बॉटल खरीद के लेके आते हैं और उस बॉटल के अंदर जैसे ही आप इस कैप को ओपन करते हैं एक गैस जो है वो इसमें फिज साउंड क्रिएट करती है और वो गैस जो है वो एस्केप आउट होती है. क्या आप सभी को पता है कि वो गैस कौन सी होती है? सो दैट पर्टिकुलर गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड. यस, मीनिंग CO2. वही गैस जो हम एक्सेल करते हैं उसी गैस को डिसॉल्व किया जाता है इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द कोल्ड ड्रिंक. अब होता क्या है, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने एक गैस को डिसॉल्व किया है एक लिक्विड. सो फर्स्ट थिंग इज दैट कोल्ड ड्रिंक जो है या कोई भी एरेटेड ड्रिंक जो है वो एक सोल्यूशन का एग्जाम्पल है जिस सोल्यूशन को आपने प्रिपेयर किया है गैस को डिसॉल्व करने में एक लिक्विड में. सो प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड को तो हम आसानी से स्पून के थ्रू, पिंच के थ्रू हमने लिक्विड के अंदर डाल दिया है, वो आसानी से सोल्यूशन बन गया है. बट लिक्विड्स की, गैसेस की जो कहानी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि दोनों के जो फिजिकल नेचर्स हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है. एक के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, अगर हम गैसेस की बात करें तो इनके स्पेसेस जो हैं वो मैक्सिमम होते हैं. यानी अगर आपको इस एक गैस को डिसॉल्व कराना है एक लिक्विड के अंदर, यानी आपको इसको सबसे पहले कंप्रेस करना पड़ेगा. एंड व्हेन वी राइट द वर्ड कंप्रेस, तो कंप्रेस से हम एक फैक्टर पे आ जाते हैं गैस के, और वो है उसका प्रेशर. यानी कि अगर आपको एक गैस को एक लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो पहले आपको उसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके एक वो गैस जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी इन दी लिक्विड. सो इसी नेचर को या इसी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट हैं केमिस्ट्री में जिनका नाम है हेनरी, और उन्होंने इसी सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉ दिया था जिसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ, जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि एक गैस जो है वो कितने एक्सटेंट तक सॉल्युबल हो जाएगी एक पर्टिकुलर लिक्विड में. यानी हेनरीज लॉ एक्सप्लेन्स अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ gas in liquid. ओके. सो हेनरी ने क्या कहा कि अगर आपको एक गैस को डिसॉल्व करना है एक लिक्विड के अंदर तो सबसे पहले आपको उस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाना पड़ेगा. ठीक है. प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द लिक्विड. अब प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा कि जो लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस थे जिसमें अभी मॉलिक्यूल्स जो थे वो काफी दूर थे एक दूसरे से, जैसे ही इसके ऊपर एक पी अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाया जाएगा तो इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो कम हो जाएंगे, और अब इस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर आप किसी भी तरीके की गैस को डिसॉल्व कर सकते हैं. यानी बेसिकली वी आर मेकिंग अ स्पेस फॉर द गैसियस मॉलिक्यूल्स टू बी डिसॉल्व. ओके. अब क्या होगा इसमें
कि जैसे ही हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे उसी तरीके से उतना ही अमाउंट का हम गैस डिसॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा सोचिए कि आप अपने बैग के अंदर या आप एक लगेज बैग के अंदर अपने क्लोथ्स को फिट कर रहे हैं, क्लोथ्स को भर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। तो हम जनरली हम क्या करते हैं कि हम उन कपड़ों को या उन क्लोथ्स को दबाते हैं। दबाने से क्या होगा, हम और कपड़े या और क्लोथ्स या और आइटम्स जो हैं वो उसमें जगह उनके लिए बना पाएंगे। सेम तरीके से काम है इस प्रेशर एप्लीकेशन का। प्रेशर अप्लाई करने से हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा स्पेस बना रहे हैं इस पर्टिकुलर गैस के अमाउंट के लिए कि वो डिसॉल्व हो जाए। यानी कि जितना प्रेशर अप्लाई किया जाएगा उतना ही अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व हो जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर जो अप्लाई किया जा रहा है और अमाउंट ऑफ गैस जो डिसॉल्व हो रहा है वो आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब कि अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो जो हम गैस डिसॉल्व करें वो भी बढ़ जाएगी। और यही थी हेनरीज की मैथमेटिकल इक्वेशन, जिसको उसने रिप्रेजेंट किया दैट प्रेशर इज that is small p is directly proportional to the mass of gas dissolved in the solution। यानी प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो मास ऑफ गैस डिसॉल्व भी इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही उसने इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव कराया वैसे ही एक कांस्टेंट आया which is called as Henry's constant, which is represented as kh, Henry's constant। ओके